दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग स्टार पे। आज हम लोग IMDb की तरह एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जो कि हमें पूरे मूवीज़ की लिस्ट ला करके देगी, जिसमें पॉपुलर मूवीज़, टॉप रेटेड मूवीज़ और अपकमिंग मूवीज़ की लिस्ट आएंगी। और उस लिस्ट पे क्लिक करने पे हमें जो उस मूवी का डिटेल पेज होगा वो ओपन हो जाएगा, हमें उस मूवी से रिलेटेड सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। तो ये ऐप हमारे React.js पे बनेगी और इसमें हम लोग API यूज़ करने वाले हैं। वो API होगी themoviedb.org की। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट एंड यहाँ पे अभी IMDb का क्लोन यहाँ पे रन कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टॉप पे हमारा ये हीरो बैनर आया हुआ है, जिसके ऊपर हमारा मूवीज के स्लाइड्स अपने आप चेंज होते जा रहे हैं, जिसमें हमारे मूवी का पोस्टर दिख रहा है, मूवी का नेम दिख रहे हैं, उसके रिलीज डेट दिख रहे हैं, उसके रेटिंग और उसके डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एक ऑल का रिजल्ट लगा हुआ है जो कि ऑटोमेटिक ये मूवी को स्विच करके हमें दिखा रहा है। और नीचे आने पे आप देख सकते हैं कि हमारे पॉपुलर का कैटेगरी है और इसके अंदर अलग अलग मूवीज के लिस्ट यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, जो कि हमें टॉप 20 मूवीज के लिस्ट ला करके पॉपुलर कैटेगरीज के शो कर रहा है। और इसके ऊपर जब आप फॉरवर्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बेहतरीन इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे हम इसके ऊपर फॉरवर्ड करते हैं, ये जूम हो जाता है, साथ ही साथ इसके ऊपर हमारा मूवी का नेम, मूवी का रिलीज डेट, मूवी की रेटिंग और उसके डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया, अभी फ्रंट एंड पेज हो गया, होम पेज हो गया ये। और साथ ही साथ हमारे पास 2-3 कैटेगरी, जैसे ये पॉपुलर पेज हो गया, तो पॉपुलर क्या हो गया, ये टॉप रेटेड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो टॉप रेटेड के सेक्शन खुल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखे होंगे कि अभी हमारा यहाँ पे स्केलेटन लोडिंग यहाँ पे लग रहा था। अगर मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करूँ, जैसे सपोज अपकमिंग पे आ गया और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो जब तक हमारा ये लोड लेता है, ये स्केलेटन लोडिंग हमारे यहाँ पे चल रहा होता है। तो ये हम अभी बनाने वाले रिएक्ट ऐप पे। और जैसे मैं किसी मूवी के डिटेल पेज पे अगर मैं क्लिक करूँ, तो जैसे इस मूवी के डिटेल पेज पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा मूवी का डिटेल पेज ओपन हो गया, जहाँ पे इस मूवी का बैनर और उसका पोस्टर दोनों हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। यहाँ पे मूवी का नाम आ रहा है, डिटेल आ रहा है, रेटिंग्स आ रहे हैं, कितने वोट्स अप वोट्स मिले हैं, कितने मिनट का ये मूवी है, इसका रिलीज डेट क्या है, और ये किस जेनर पे काम कर रहा है, जैसे ये हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर है ये। और इसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन नीचे आई हुई है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें यूजफुल लिंक्स भी मिलता है। जैसे इस मूवी का अगर होम पेज है, यहाँ पे हम क्लिक करें तो इस मूवी का, ये जो स्क्रीम मूवी यहाँ पे है, इसका मूवी का जो भी होम पेज होगा वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑफिशियल जो IMDb के इस मूवी का लिंक होगा वो भी लिंक हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये स्क्रीम मूवी का ऑफिशियल IMDb का लिंक हो गया। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैंने द मूवी DB का API यूज किया है। तो उससे मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, ये रहा हमारा themoviedb.org, जो कि ये सारे डिटेल्स मूवी के रखता है। और ये हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है, API प्रोवाइड करता है डेवलपर्स को, ताकि वो लोग इसे आकर के खुद के लिए यूज कर सके। तो उसमें आने के लिए सबसे पहले आप द मूवी डीबी API लिख करके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, तो जो पहला रिजल्ट आता है आपका developer.moviedb.org, उसको आप ओपन कर लीजिए। तो इसी के अंदर हमें वो सारी रिक्वायर्ड API मिल जाएंगी जो कि हमें चाहिए। तो इसमें आने के बाद आपको क्या करना है कि इसमें रजिस्टर करके अपना एक अकाउंट बना लेना है। तो उससे आपको एक API की मिलेगी, तो वो API की को यूज करके आप API को कॉल कर सकते हैं। मैं जो भी API यूज करूंगा वो सारे मैं प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और प्रोजेक्ट में भी इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट आप उसे यूज कर सके बिना साइन अप किए हुए भी। तो उसके लिए जब हमने यहाँ पे अपना द मूवी डीबी का ORG का खोल लिया डेवलपर अकाउंट, तो उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे सीधे या इस मूवीज में। तो मूवीज में आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा मूवीज के अलग अलग API प्रोवाइड किए हुए। तो जब मूवी डीबी के या मूवी सेक्शन में हम आ जाते हैं डेवलपर अकाउंट के, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग मूवी मुझे API मिले। जैसे गेट पॉपुलर मूवीज के लिए मुझे ये API मिल रही है, फिर गेट टॉप रेटेड के लिए ये रही, फिर गेट अपकमिंग के लिए ये। मैंने ये तीनों का ही यहाँ पे यूज किया हुआ है। मैंने ये तीनों का ही यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया हुआ है। जैसे पॉपुलर के लिए वो पॉपुलर की API कॉल होगी, टॉप रेटेड के लिए टॉप रेटेड, और अपकमिंग के लिए अपकमिंग की API यहाँ पे कॉल हो जाती है। और मूवी के डिटेल पेज के लिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मूवी के डिटेल वाली API कॉल हो जाती है, जो कि हमें ये सारे डिटेल्स ला करके यहाँ पे दिखा देती है। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना फ्रंट एंड का कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए भी मैंने डेस्कटॉप पे यहाँ पे IMDb क्लोन नाम से एक फोल्डर बना लिया है, और उसे मैं ओपन करूंगा और इसे टर्मिनल में ओपन कर लूंगा। टर्मिनल में ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे npm से रिएक्ट ऐप क्रिएट करने वाला हूँ।
तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा npx create react app और अपने फ्रंट एंड प्रोजेक्ट का नाम। तो ये करने के बाद हमारे फोल्डर में imdb नाम से रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज हो जाएगा और वो एक डेमो प्रोजेक्ट होगा जो कि हमें npx की तरफ से मिलता है। तो अभी मैं इसे स्किप करता हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं इसे फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारा रिएक्ट ऐप यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है। तो अब चलिए अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाते हैं। तो प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाने के लिए हम अपने पहले देख लेंगे हमारा फोल्डर है imdb-fa, फिर cd करके imdb-fa। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ गया और इसे मैं VS कोड के अंदर ओपन कर ले रहा हूँ हमारे फ्रंट एंड के फोल्डर को। तो अब मैं इस टर्मिनल को कट कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट एंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिख सके। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं है हमारे प्रोजेक्ट के लिए मैं उसे थोड़ा क्लीन करूँगा। तो जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं हमारे प्रोजेक्ट में मैं उसे क्लीन करने जा रहा हूँ। तो ऐप के अंदर से मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका डिटेल आपको यहाँ आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा। तो उस आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज करने के बाद हम क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। और डिटेल में देखने के लिए आप इस आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना फ्रंट एंड को इनिशियलाइज कर लिया है। अब चलिए इनिशियलाइज करने के बाद मैंने इसे क्लीन भी कर लिया है और मैंने क्या किया, index.css में मैंने बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दिया और HTML बॉडी रूट और ऐप को मैंने मिनिमम हाइट दे दिया 100% का। तो चलिए अब इसे हम टर्मिनल में रन करके देखते हैं कि हमारा भी कैसा दिख रहा है यूआई। तो सबसे पहले मैं यहाँ टर्मिनल में क्लिक करूंगा, फिर न्यू टर्मिनल ओपन कर ले, या आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ बैक टिक का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके टर्मिनल ओपन कर दिया। अब हम अपना फ्रंट एंड को स्टार्ट कर देंगे npm स्टार्ट के साथ। तो npm स्टार्ट करने से हमारा फ्रंट एंड के सारे फाइल कंपाइल होने लगेंगे और वो फिर हमारा लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे रन करने लगेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा रिएक्ट ऐप इनिशियलाइज हो चुका है और ये अभी एम्प्टी आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के। मैं अभी टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। अब चलते हैं हम अपने app.js के अंदर, उसके अंदर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। तो अब चलिए अब हम चल के देखते हैं कि हमारा यूआई अभी कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारे यूआई में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो चलिए अब मैं चाहता हूँ इस ऐप को मैं ब्लैक रंग का डार्क थीम दे दूँ इसे। चलिए अब हम चलते हैं अपने app.css में और मैंने यहाँ पे पहले से CSS रेडी करके रखा हुआ है। मैं उसे डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। अब इसे मैं सेव करता हूँ। तो अब चलिए देखते हैं कि हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। तो अभी हमारा यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि ऐप का बैकग्राउंड कलर तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया, लेकिन ये जो HTML बाहर में है हमारे ऐप के बाहर में वो अभी भी व्हाइट है। तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ब्लैक कर दूँ। तो उसे ब्लैक करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने पब्लिक फोल्डर में आ जाऊँगा, फिर index.html के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, हेड टैग के अंदर आप देख सकते हैं ये हेड टैग है, इसके अंदर मैं एक स्टाइल लगा दूंगा जो कि ये स्टाइल HTML का बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इससे क्या होगा कि मेरे पूरे HTML का बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मेरा ब्लैक हो जाएगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, फिर वापस से मैं अपने यूआई पे जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कम्प्लीटली अब ब्लैक थीम पे आ चुका है ये हमारा यूआई। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि अभी हम रिएक्ट राउटर डॉम को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करेंगे। तो रिएक्ट राउटर डॉम को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के लिए यहाँ टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल में आ जाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे npm i रिएक्ट राउटर डॉम। इस पे मैं जब इंटर हिट कर दूंगा तो ये रिएक्ट राउटर डॉम हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल होने लगेगा। तो अब मैं आपको दिखा दूँ रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में कि अगर आपको रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए रिएक्ट ऑटोडॉम npm लिखिएगा तो जो पहला लिंक आएगा वो npmjs.com का आएगा, उसे आप ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिएक्ट ऑटोडॉम के बारे में अभी ये करेंट वर्जन 6.2.1 है। पिछला वर्जन था वर्जन 5 था
जो कि दोनों के बीच में अभी मेजर चेंजेस आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे अभी लेटेस्ट वर्जन 6.2.1 का यूज़ करने वाला हूँ, और मैं जो भी कोडिंग करूँगा वर्जन इसी के अकॉर्डिंग, मैं वर्जन के 6.2.1 के अकॉर्डिंग मैं कोडिंग करूँगा। तो यहाँ से आप npm react router DOM को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद अपने टर्मिनल में आके जब आप ये कमांड हिट कीजिएगा npm i react router DOM, तो आपका यहाँ पे react router DOM इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉल होने के बाद जब वापस आप आइएगा तो आप package.json में चेक कीजिएगा, तो आपको डिपेंडेंसीज के अंदर ये दिख जाएंगे कि आपका React Router DOM वर्जन 6.2.1 जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा था वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब अपने app.js में सबसे पहले अलग अलग राउट क्रिएट करेंगे कि किस पेज के लिए किस पे राउट जाना चाहिए, अब हम वो क्रिएट करेंगे। तो ये सारे फाइल्स को मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। इस टर्मिनल को मैं अभी फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए क्रॉस बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो ये पैनल क्लोज हो जाएगा और हमारा टर्मिनल हाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम React Router DOM की मदद से हम यहाँ पे अपना अलग अलग डिफरेंट राउट को क्रिएट करेंगे कि किस पाथ पे वो क्या ओपन होने वाला है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 पाथ रहेंगे। पहले तो होम पेज के लिए रहेंगे, दूसरा मूवीज के अलग अलग सेक्शंस खोलने के लिए, जैसे पॉपुलर वाले सेक्शन खोलने के लिए, दूसरा टॉप रेटेड, तीसरा अपकमिंग खोलने के लिए। तो एक राउट हमारा ये रहेगा, और तीसरा राउट रहेगा हमारा मूवी का डिटेल पेज। तो ये 3 पेज का राउट हम बनाएंगे। एक होम पेज रहेगा, दूसरा रहेगा हमारा मूवी का पूरे लिस्ट दिखाने के लिस्ट वाले पेज रहेंगे, पूरा लिस्ट जो शो करेगा, तीसरा रहेगा हमारा मूवी का डिटेल पेज। तो चलिए अब हम इस राउट को अपने app.js के अंदर डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पैनल को अपना अभी से बंद कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि React Router DOM से मैं सबसे पहले रिक्वायर्ड चीज़ें को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी तीनों चीज़ जरूरी थी मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। पहला ब्राउजर राउटर, जो कि हमारा ये राउटर का मेन ऑब्जेक्ट है। मैंने इसे ब्राउजर राउटर को एज राउटर कर दिया, ताकि मैं इसे जहाँ भी कभी यूज़ करूँ तो राउटर के नाम से यूज़ कर लूँगा। उसके अंदर आते हैं हमारे राउट्स कॉम्पोनेंट, जो कि अलग अलग राउट को डिफाइन करते हैं। उसके अंदर हमारे सिंगल राउट को हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलिए अब हम इसे अपने कोडिंग में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम राउटर को ओपन करेंगे अपने app.js के अंदर। तो राउटर के अंदर ये पैटर्न आप जरूर ध्यान से रखिएगा कि ये पैटर्न बहुत मायने रखता है। राउट पहले सबसे पहले राउटर होगा, उसके बाद राउट्स होगा, फिर उसके बाद राउट आते हैं हमारे, मतलब सबसे पहले राउटर, उसके बाद राउट्स, उसके बाद राउट आते हैं। तो राउट के अंदर हम क्या करेंगे कि हम पहले राउट के अंदर लिखेंगे इंडेक्स, पहले इंडेक्स पे हमने रख दिया हेलो वर्ल्ड, मतलब अगर होम पेज हमारा ओपन होगा तो हेलो वर्ल्ड ओपन होगा। हेलो वर्ल्ड पहले भी हमने लिखा होता है हेलो वर्ल्ड 2 करके, अभी हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम जब अपने फ्रंट एंड पे जाएंगे तो हम अब देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड 2 लिखा हुआ यहाँ पे हमारा आ रहा है, मतलब इंडेक्स राउट हमारा अब सही वर्क कर रहा है। तो चलिए इसी तरह हम और डिफरेंट डिफरेंट राउट क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 राउट है, जो कि एक पहला होम पेज का, दूसरा मूवी के पूरे लिस्ट दिखाने के लिए, और तीसरा राउट रहेगा मूवी का डिटेल पेज दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे मैं दूसरा राउट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सारे राउट्स बना लिए। पहला होम पेज के लिए जिसपे हमें हेलो वर्ल्ड दिखेगा, ये दूसरा मूवी का डिटेल पेज है जिसके अंदर हम आईडी पास करेंगे तो उस आईडी के अकॉर्डिंग ये हमें मूवी ला करके दिखा देगा। तो यहाँ पे तीसरा राउट है हमारा मूवीज स्लैश टाइप। तो मूवीज स्लैश जो भी टाइप रहेगा ये उस अकॉर्डिंग ये हमें लिस्ट ला करके दिखा देगा। और चौथा राउट मैंने बना दिया एरर पेज का, कि अगर इन तीनों राउट के अलावा कुछ भी राउट आएगा तो वो हमें एरर थ्रो कर देगा कि ये एरर पेज है। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। तो पहला राउट हम चेक करेंगे मूवी स्लैश समथिंग का। ये डायनेमिक राउट है, इस आईडी की जगह पे कोई भी आईडी आ सकता है, या कुछ भी पैरामीटर्स यहाँ पे कोई भी वैल्यूज आ सकते हैं आईडी की जगह पे। अगर वो इस बात से मैच किया कि मूवी रहा स्लैश के बाद उसके बाद कुछ भी रहा, तो वो ये वाला कॉम्पोनेंट को हमारा रेंडर कर देगा, वो इस कॉम्पोनेंट को रेंडर कर देगा।
अगर मूवीज रहा उसके बाद कुछ रहा तो हमारा ये मूवीज लिस्ट वाला कंपोनेंट ये रेंडर कर देगा। चलिए अब इसे चेक करते हैं फ्रंट एंड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्लैश मूवी स्लैश आईडी जो भी रहेगा, बाय डिफॉल्ट मैं कुछ भी अभी दे देता हूँ। तो ये हमारे ये आ गया मूवी डिटेल पेज यहाँ पे आने लगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा मूवी लिस्ट के लिए स्लैश मूवीज स्लैश अब कुछ भी इसके आगे दे दूंगा तो हमारा मूवी लिस्ट पेज आ जाएगा। या इनके अलावा अगर मैं कोई भी राउट दे दूं तो ये मुझे एरर पेज शो कर देगा। चलिए ये राउट मैंने अभी क्रिएट कर लिया। तो अब क्या करते हैं हम सबसे पहले हेडर क्रिएट करते हैं अपने पेज का। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे यूआई में, इसे मैं पहले नॉर्मल साइज पे कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हेडर लगा हुआ जिसमें IMDb है, पॉपुलर, टॉप रेटेड और अपकमिंग है। तो इन तीनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं मूवी स्लैश टॉप रेटेड था तो अब वो यहाँ पे आ गया। तो सेम वैसे ही अब यहाँ पे हेडर बनाने जा रहे हैं कि हमारा लोगो आएगा, फिर उसके बाद ये तीनों सेक्शंस आएंगे। तो चलिए हेडर बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं अपने कोड में आ जाते हैं। कोड में सबसे पहले SRC फोल्डर के अंदर हम एक कॉम्पोनेंट फोल्डर बनाएंगे। तो न्यू फोल्डर, तो कंपोनेंट्स नाम का मैंने एक फोल्डर बना लिया। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक हेडर नाम का एक दूसरा फोल्डर बनाऊंगा जिसके अंदर मैं header.js और header.css को रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं दूसरा फोल्डर बनाता हूँ हेडर। ये मैंने दूसरा फोल्डर एक्चुअली मैंने फाइल बना दिया, फिर यहाँ पे मैं दूसरा फोल्डर बना रहा हूँ। हेडर फोल्डर बना लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा header.js और header.css बनाऊंगा। फिर राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक करके फिर वापस से header.css। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले हेडर का भी कोड यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मैं एक बार कोड लिख लूँ उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लाइन बाय लाइन कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा। तो मैंने यहाँ पे अपना हेडर कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। तो हेडर में मैंने क्या किया है सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद header.css जो कि मैंने यहाँ पे CSS अभी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ वो CSS को इंपोर्ट कर दिया ताकि जो भी मैं इसके अंदर CSS लगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हेडर के अंदर हमारे इंपोर्ट हो जाए। उसके बाद मैंने रिएक्ट राउटर डॉम से लिंक कॉम्पोनेंट को यूज किया है। इससे हम क्या करेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे एक इमेज है तो इमेज हमारा IMDb का लोगो रहेगा तो उस लोगो पे होम राउट पे चला जाएगा, फिर पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो मूवी स्लैश पॉपुलर पाथ पे चला जाएगा, टॉप रेटेड पे क्लिक करेंगे तो मूवी स्लैश टॉप रेटेड, अपकमिंग पे क्लिक करेंगे तो मूवी स्लैश अपकमिंग पे चला जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंट डिफरेंट पाथ है। और यहाँ पे इमेज के SRC में मैंने IMDb का लोगो ऑनलाइन मैंने इंटरनेट से पहले से ही कॉपी किया हुआ है तो मैं उसे यहाँ पे डायरेक्ट ला करके पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा IMDb का जो लोगो था मेरा उसका SRC मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है, इसे मैंने यहाँ पे ला करके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है SRC में। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में आप जा करके ये लिंक डायरेक्ट आप वहाँ से कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलेंगे, अब देखेंगे अपना UI अभी कैसा दिख रहा है। बट UI देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो CSS मैंने रेडी किया हुआ वो मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी CSS पहले से रेडी किया हुआ था उसे मैंने यहाँ पे ला करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो चलिए अब हम हेडर कंपोनेंट को अपने app.js में सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि हेडर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा।
तो हेडर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं कि हेडर हमारा इंपोर्ट हो चुका है और हमारा पाथ इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स यहाँ पे ऑटोमेटिक वीएस कोड से इंपोर्ट हो चुका है। और मैंने यहाँ पे राउटर के अंदर यहाँ पे हेडर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो चलिए अब इसे हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अपने यूआई में जाके देखते हैं कि वो हमारा यूआई कैसा दिख रहा है। अभी बोल क्या एरर दिया कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट फाइंड हेडर डॉट जीएस। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया है। एक्चुअल में हमारा यहाँ पे फाइल का नेम कैपिटल एच के साथ है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने ये स्मॉल एच के साथ इंपोर्ट हो गया, तो इसे मैं कैपिटल एच कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूँगा तो ये हमारा हेडर यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यूआई में चल के हम देखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हेडर यहाँ पे सक्सेसफुली दिख रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं IMDb पे क्लिक करूँ तो ये हमारा होम पेज पे आ गया। अगर मैं पॉपुलर टॉप पे क्लिक करूँ तो मूवी स्लैश पॉपुलर सेक्शन में आ गया। टॉप रेटेड पे क्लिक करूँ तो टॉप रेटेड में आ गया, और अपकमिंग पे क्लिक करूंगा तो ये अपकमिंग पे आ गया है। ये हमारा मूवी लिस्ट पे यहाँ पे नीचे रेंडर हो रहा है, टॉप पे हमारा हेडर आ रहा है। तो चलिए ये जो हमारा एंकर टैग लगा हुआ है, तो एंकर टैग की वजह से यहाँ पे ये ब्लू कलर का दिख रहा है, तो इसे सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो वो फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा हेडर बना हुआ है यहाँ पे, हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टाइल लगा देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन का। तो मैं ये तीनों जगह लगाने वाला हूँ क्योंकि हमारे तीनों टेक्स्ट में ये चीज़ दिख रहा है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अंडरलाइन चला गया। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये जो हमने पॉपुलर रखा है, इन तीनों को मैं एक स्पैन के अंदर रख दूंगा। तो इसे स्पैन के अंदर ऐसे रख दिया मैंने। तो इन तीनों को स्पैन में रख दिया मैंने। अब हम अपने वापस यूआई में जाके देखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा यूआई अब परफेक्ट हेडर यहाँ पे हमारा आने लगा है। अगर मैं पॉपुलर पे क्लिक करूँ तो स्लैश मूवी स्लैश पॉपुलर दिख रहे हैं। अगर मैं टॉप रेटेड पे क्लिक करूँ तो हमारा टॉप रेटेड यहाँ पे अब दिख रहे हैं। अगर अपकमिंग पे क्लिक करूँ तो स्लैश मूवी स्लैश अपकमिंग पेज आ गया। फिर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे हमारा हेलो वर्ल्ड 2 था तो वो रेंडर होने लगा, बाकी में मूवी के लिस्ट पे जा रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। मैंने यहाँ पे स्पैन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने हेडर डॉट सी एस एस में पहले से लगाया हुआ कि अगर एंकर टैग के अंदर लिंक एक्चुअल में जब हमारा कंपाइल होके आता है तो ये हमारा ये लिंक एंकर टैग बन जाता है। तो एंकर टैग के अंदर जो भी स्पैन है उसके अंदर का जो भी मार्जिन वगैरह या फॉन्ट साइज या कलर वगैरह सेट करना वो यहाँ पे सेट कर दिया मैंने। तो ये CSS मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है डायरेक्ट। तो अब हमारा हेडर फाइल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अब क्या करेंगे कि हम अपना मूवी का डिटेल पेज बनाएंगे। तो मूवी का डिटेल पेज बनाने के पहले हम सबसे पहले API से अपना डेटा को यहाँ पे लेकर के आएंगे। अपने प्रोजेक्ट के अंदर की जो भी मूवी का लिस्ट रहेगा वो फ्रंट होम पेज पे दिखने लगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं ये जो हमारा होम पेज है, तो होम पेज पे हमारे यहाँ पे टॉप में जो मूवी का लिस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा टॉप का मूवी का लिस्ट। और ये जो पॉपुलर वाले मूवीज का जो यहाँ पे रेंडर हो रहा है पूरा मूवी का लिस्ट, ये सारे चीजें हमारे यहाँ पे आके दिखने लगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मूवी का API है, API को सबसे पहले हम कॉल कराएंगे। कॉल कराने के बाद उनमें से डेटा लेकर के हम देखेंगे कि हमारा डेटा सक्सेसफुली मिल रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में app.js में आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो इंडेक्स पे हमारे ये H1 दिख रहा है, अब हम ये नहीं दिखाएंगे, अब हम एक दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे होम नाम से। तो वो हमारा होम पेज का वो कंपोनेंट रेंडर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने वापस से कंपोनेंट्स फोल्डर में आ जाते हैं। यहाँ पे एक काम करेंगे कि ये हमारा होम पेज रहेगा, तो हम इसे कंपोनेंट नाम के अंदर नहीं बनाएंगे, हम इसे पेज नाम के अंदर बनाते हैं। तो SRC के अंदर मैं दूसरा एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमारा रहेगा पेज नाम से। तो मैंने यहाँ पे पेजेस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो ये पेजेस क्रिएट करने के बाद मैं इसमें दूसरा एक फोल्डर क्रिएट करूंगा जो कि रहेगा हमारा होम। और इस होम के अंदर मैं वैसे ही काम करूंगा जैसे मैंने home.js क्रिएट किया था, तो वैसे ही मैं home.js फाइल बना लिया और साथ ही साथ home.css फाइल भी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ साथ में। ये आप ध्यान दीजिएगा कि मैं अगर कोई भी कंपोनेंट बना रहा हूँ या कोई भी पेज बना रहा हूँ तो उस पेज के अंदर वो फोल्डर बनाऊंगा। उस फोल्डर के अंदर उसके HTML और उसके JS और CSS दोनों फाइल रहेंगे। अगर मैं होम के साथ साथ मूवी डिटेल का अगर मैं कंपोनेंट बनाऊंगा तो मूवी डिटेल का भी पेजेस में मैं ऐसे ही एक फोल्डर बना दूंगा। उसी फोल्डर के अंदर मूवी डिटेल डॉट JS और मूवी डिटेल डॉट CSS बनाऊंगा। तो वो हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं,
तो वो सब मैं बाद में करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना home.js का कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक होम पेज अपना कंपोनेंट बना लिया है पेज। तो चलिए अब सबसे पहले app.js में जाके इसे h1 की जगह पे ये दिखा देते हैं। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं होम होम को यहाँ रेंडर कर दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इसे इंपोर्ट भी कर ले रहा हूँ पेजेस से। यहाँ पे मैंने होम को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब हम होम पेज पे जाएंगे। तो होम पेज पे जो हमारा टेक्स्ट है होम पेज, वो हमारा दिखने लगेगा। तो फिर से अब जब हम अपने यूआई पे आते हैं, यूआई पे आने के बाद होम पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये होम पेज दिखने लगा। अब अगर मैं चेंज करूँ होम पेज इज नाउ रेंडर, तो अब आप देखिए कि हमारा ये कंपोनेंट यहाँ पे होम पेज, होम राउट पे हमारा होम पेज कंपोनेंट दिखने लगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले वो एपीआई कॉल कराएंगे। द मूवी db.org से जो हमें एपीआई मिला था, सबसे पहले हम उसे कॉल कराते हैं। तो उसे कॉल कराने के लिए हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड ले, जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड ले ठीक उसी वक्त हमारा एपीआई कॉल हो जाएगा। वो कौन सी एपीआई कॉल होगी, जो हमारी पॉपुलर, जो ये पॉपुलर मूवीज की एपीआई है ये वाली। तो मैं चाहता हूँ कि वो ये वाली एपीआई कॉल हो जाए, तो फिर हमें ये वाले पॉपुलर मूवी के सारे लिस्ट हमको मिल जाए। तो वो एपीआई का लिंक हम यूज इफेक्ट में कॉल कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वो डेटा को फेच करने के लिए मैंने द मूवी डीवी का जो एपीआई था पॉपुलर सेक्शन वाला, तो वो एपीआई था dmovie.org/3/movie/popular। तो मैंने ये वाला लिंक एपीआई की के साथ मैंने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट इसे उठा सकते हैं। तो ये लिंक से मैंने फेच कर लिया। तो फेच का मैंने यहाँ पे कॉल किया, तो फेच होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा मैंने उसे जेसन में कन्वर्ट कर दिया। उसे मैंने यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद तो वो जो डेटा मिला मैंने उसे कंसोल कर दिया। मतलब जैसे ही अब हमारा होम पेज का कंपोनेंट लोड लेगा, वैसे ही ये एपीआई कॉल होगी। एपीआई कॉल होने के बाद उसका डेटा मिलेगा, वो हमारा कंसोल के अंदर लॉग हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वापस से अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इंस्पेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लूंगा, तो जिससे हमारा नेटवर्क टैब और डेवलपर ऑप्शन हमारा क्रोम का यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम वापस से नेटवर्क टैब के अंदर आ जाते हैं। नेटवर्क टैब में आने के बाद अब आप देखिए कि जैसे ही मैं होम पेज पे क्लिक करता हूँ या इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा एक एपीआई कॉल हुआ, जो कि ये पॉपुलर स्लैश, इसका हेडर में आप देखिएगा ये वही एपीआई जो हमने यहाँ पे लगाई थी, कोड में लगाई थी। ये एपीआई कॉल हुई, फिर पेलोड में ये डेटा गया, और फिर प्रीव्यू में हमको ये रिजल्ट हमको मिल गया। तो ये जो डेटा मिला मैंने यहाँ पे कंसोल किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये सेम डेटा हमारा यहाँ पे कंसोल हो चुका है। तो अब हमें क्या चाहिए कि हमें जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के अंदर हमें अलग अलग चीज़ें मिल रही है। जैसे बैकड्रॉप ये इमेजेस है, और क्या इसका मूवी का लैंग्वेज क्या है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो मूवी का नेम है स्पाइडरमैन नो वे होम। इसका ओवरव्यू मिल गया, पॉपुलैरिटी मिल गया, पोस्टर का पास मिल गया, रिलीज डेट मिल गया, टाइटल मिल गया। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे हमको मिलने लगी। अब हम इसी से क्या करेंगे कि हम अपने डिटेल को होम पेज के अंदर रेंडर कराएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो डेटा हमें यहाँ पे मिला, इसके अंदर जो रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डेटा मिला तो डेटा डॉट रिजल्ट्स को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो अब जो भी कंसोल लगा वो सिर्फ ये एरे एरे हमें चाहिए, हमें बाकी और कुछ की जरूरत नहीं थी। तो अब हम ये डेटा तो हमको मिल गया, तो अब डेटा को हमें अब एक स्टेट के अंदर स्टोर करा लेते हैं। तो स्टेट के अंदर स्टोर कराने के लिए हम क्या है यहाँ पे यूज करेंगे, यूज स्टेट का यूज करेंगे।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमें डेटा मिल गया तो अब हम उसे कंसोल नहीं कराएंगे, बल्कि सेट पॉपुलर मूवीज के अंदर हम वो डेटा को रख देंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारा पॉपुलर मूवीज के अंदर हमारा डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे यूज स्टेट का यूज कर लिया है, और यहाँ पे देखिएगा अभी हमें एरर दे सकता है क्योंकि मैंने इसे इंपोर्ट नहीं किया। चलिए इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। अब मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया, अब इसे सेव करता हूँ। तो अब जैसे ही हमारा कंपोनेंट कॉल होगा, जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा एपीआई कॉल होगा, नेटवर्क टैब में डेटा आएगा, डेटा आने के बाद वो हमारे स्टेट के अंदर रखा जाएगा। स्टेट के अंदर चेक करने के लिए हमारे पास एक रिएक्ट डेवलपर टूल आता है, उसे आप रिएक्ट डेवलपर टूल आप सर्च कीजिएगा तो क्रोम का एक एक्सटेंशन होगा, उसे आप अपने ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने चूंकि पहले से यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, अगर आपने नहीं किया तो आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि जब आप इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जब आप यहाँ से इंस्पेक्ट करके डेवलपर ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे इस कंपोनेंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी कंपोनेंट आप यूज करें वो सारे कंपोनेंट हमें दिख जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे होम कंपोनेंट यूज किया, तो होम कंपोनेंट के अंदर जो मैंने पहला स्टेट लिया था, आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये स्टेट लिया था, तो यहाँ पे हुक्स के अंदर यूज स्टेट एक हुक यूज किया था मैंने, तो उस स्टेट के अंदर यहाँ पे वो सारे डेटा मेरे यहाँ पे आकर के स्टोर हो गए। जैसे 0 नंबर पे स्पाइडरमैन की मूवी थी, तो वो स्पाइडरमैन की मूवी भी यहाँ पे आकर के स्टोर हो गई है। तो चलिए अब हमारा डेटा तो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये कैरोजल बन के जो भी आ रहा है यहाँ पे वो आ जाए। जैसे ये जो कैरोजल है तो उसके लिए मैंने एक पैकेज यूज किया है, तो उस पैकेज का नाम है रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैरोजल। मैं आपको दिखाता हूँ, वापस से आप एनपीएम में आ जाइए। एनपीएम में आने के बाद आप सर्च कीजिएगा या गूगल पे सर्च कीजिए रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैरोजल। तो ये जो पहला रिजल्ट आ रहा है हमारा रिएक्ट डैश रिस्पॉन्सिव डैश कैरोजल, हम इसी का यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम इसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके। तो अब हम अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट में जाते हैं, फिर वापस से अपने टर्मिनल में आके टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यू टर्मिनल में आकर के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो कोड यहाँ पेस्ट करके एंटर हिट कर दूंगा। तो इससे अब क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैरोजल इंस्टॉल होने लगेगा। जब तक हमारा ये रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैरोजल इंस्टॉल हो रहा है तो तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता दूं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। इसे यूज़ करने के लिए कैरोजल कंपोनेंट को हम लोग सबसे पहले ये जो उसका CSS है, तो ये CSS को हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिक्वायर कर लेंगे। तो ये रिक्वायर कर लेंगे, फिर ये जो कैरोजल है उस कैरोजल को भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर लेंगे। उसके बाद जो भी कैरोजल के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम ऐसे देंगे तो वो बारी बारी से अपने आप स्लाइड होते हुए यहाँ पे दिखने लगेंगे, जैसा भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। तो वो जैसे भी प्रॉप्स हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, तो वो कौन कौन से प्रॉप्स यहाँ पे लेते हैं, जैसे एरिया लेवल हो गया, एक्सिस हो गया, ऑटो फोकस हो गया, ऑटो प्ले हो गया। अगर हम ऑटो प्ले को ट्रू रखते हैं तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो हमारा चेंज होते रहेगा। जैसे अगर मैं ऑटो प्ले को मैं ट्रू कर दूं तो ऑटोमेटिक वो स्लाइड होते रहेगा, जैसे कि इसमें आप फ्रंट एंड में देख सकते हैं कि ये जो ऑटोमेटिक अपने आप स्विच होते जाता है दूसरे पे। ये अभी स्विच हो गया, ये ऑटोमेटिक हुआ क्योंकि ये ऑटो प्ले ऑन किया हुआ है। तो उसी तरह से कुछ कुछ और है, जैसे ये इंटरवल में आप टाइम सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम पे ऑटोमेटिक स्विच होके दूसरे पे जाएगा। फिर यहाँ पे इनफाइनाइट लूप है, ये अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअस ये होते जाए कि एक बार अगर ये खत्म हो गया, एक बार ये लास्ट में पहुंच गया तो उसके बाद वापस से फर्स्ट पे आ जाए, एक बार ये वापस से लास्ट पे आ गया तो लास्ट पे आने के बाद ये वापस से फिर फर्स्ट पे आ जाए, फिर ये लूप में ऐसे ही चलता रहे। तो इन सब अलग अलग प्रॉप्स का हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने फ्रंट एंड में कि हमारा इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। हाँ, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। वापस से जब आप पैकेज डॉट जेसन में आइएगा तो अब आप देख सकते हैं कि रिएक्ट रिस्पॉन्सिव कैरोजल भी हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसा हमने देखा था यहाँ पे कि सबसे पहले हमें रिएक्ट रिस्पॉन्सिव का जो CSS है उसे इंपोर्ट कर लेना और फिर कैरोजल को इंपोर्ट कर लेना है। तो इन दोनों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट और अपने प्रोजेक्ट में ला करके होम पेज के अंदर ला करके मैं इसे रख देता हूँ। फिलहाल के लिए मैं ये टर्मिनल हटा के इसे हाइड कर देता हूँ। अब मैं अपने होम पेज में आ जाता हूँ, फिर वापस से यहाँ पे ला करके मैंने जो वहाँ पे कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ पे वो CSS आ गया। CSS के बाद हमारे ये कैरोजल का ये कंपोनेंट भी आ गया। तो चलिए अब हम इसमें अपना कोडिंग लिखना स्टार्ट करते हैं।
तो इसे मैं अभी लिखने के बाद मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि ये कंप्लीट होने के बाद मैं एक बार में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझा दूँ, तो जिससे भी आपको भी समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ लिखना। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मैंने कैरोजल को इंपोर्ट यहाँ पे किया था, तो कैरोजल के अंदर मैंने जो भी प्रॉप्स यहाँ पे रिक्वायर्ड थे वो मैंने यहाँ पे दे दिए। उसके अंदर मैंने क्या किया, पॉपुलर मूवीज को मैप कर दिया। तो ये जो पॉपुलर मूवीज के अंदर जो 20 मूवीज के डेटा हमारे पास आ रहे थे उसको मैंने मैप कर दिया, और ये हमारा मूवीज लिया। तो मूवीज लेने के बाद मैं क्या करूंगा कि उनका टाइटल को स्पैन के अंदर शो कर दूंगा। तो चलिए अब इसे सेव करते हैं, फिर हम अपने होम पेज पे जाकर के देखते हैं कि हमारा भी कैसा दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी सिर्फ यहाँ पे नेम हमने लगाया था, तो सिर्फ हमारा नेम यहाँ पे आ रहा है, और ये 3-3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक अपडेट होते जा रहा है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ नेम लगाया था। तो ये सिर्फ अभी यूआई हमारा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। फिर जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे, सारे पोस्टर्स वगैरह हम दिखा देंगे, तो ये ऑटोमेटिक सारे पोस्टर्स वगैरह दिखेगा, और 3-3 सेकंड पे पोस्टर वगैरह के साथ ये ऑटोमेटिक अपडेट होगा। तो चलिए अब मैं इसके अभी सिर्फ मैं नेम नहीं लगाता हूँ, मैं इसके बाकी सारे फीचर्स पे मैं इस पे काम करता हूँ। चलिए बनाते हैं अब।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो भी कोडिंग लिखना है तो वो मैंने लिख दिया है। चलिए अब मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले मैंने एक यूज स्टेट ले लिया है। यूज स्टेट में क्या हुआ, जो भी मूवीज हमारे डेटा में आएंगे वो सारे पॉपुलर मूवीज के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ये एपीआई मैंने कॉल करा दिया था, वो सारे मूवीज को, पॉपुलर मूवीज को मैंने पॉपुलर मूवीज के अंदर रख दिया। फिर मैंने एक कैरोजल को स्टार्ट किया। अब कैरोजल के अंदर जो भी मैं रेंडर करूंगा वो सारे वो चेंज होते होते वो ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने पॉपुलर मूवीज को मैप किया। मैप करने के बाद मैंने मूवीज लिया। फिर ये पूरे जो जितने भी कैरोजल आएंगे उस पर मैं कहीं भी क्लिक करूँ तो, तो वो उस मूवी के डिटेल पेज पे खुल ओपन हो जाएगा, उसको उस मूवी का डिटेल पेज। उसके लिए मैंने क्या किया कि इस पूरे कंटेनर के ऊपर जो कैरोजल के है उस पे मैंने लिंक लगा दिया, जिससे कि क्या होगा कि इस पे अगर किसी पे भी क्लिक करे तो वो चला जाएगा हमारा /movie/movie आईडी के पेज पे चला जाएगा। जो app.js के अंदर मैंने यहाँ पे मूवी का ये आईडी वाला राउट बनाया, ये इस राउट पे चला जाएगा। तो अभी ये मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अब क्या होगा कि अब मैंने क्या किया, पोस्टर इमेज किया कि जो हमारा पोस्टर का इमेज मिलता है, जो हमारा डेटा मिलता है, उस डेटा को पोस्टर इमेज के अंदर बैकड्रॉप पाथ के अंदर हमें मिल रहा है। तो मैं एक बार और आपको डेटा दिखा देता हूँ। ये जो डेटा हमारे नेटवर्क टैब के अंदर आया था यहाँ पे पॉपुलर एपीआई के अंदर, इसके अंदर जो रिजल्ट्स है, तो रिजल्ट्स के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर दूं। ये जो बैकड्रॉप पाथ है ये हमें यहाँ पे पाथ मिल रहा है, ये इमेज का पाथ यहाँ पे मिल रहा है। तो इमेज का पाथ हमें ये सिर्फ स्लैश करके .jpeg मिल रहा है। लेकिन हमें जब पूरा दिखाना है तो IMDb TMDB का जो भी हमारा TMDB है, तो इसके वेबसाइट पे जाके आप डॉक्स डॉक्स में देखिएगा तो कोई भी इमेज हमें दिखाना हो तो कोई भी इमेज दिखाने के पहले हमें ये वाला पाथ लगाना है। इसके आगे जो भी पाथ इमेज का हमें यहाँ पे मिल रहा है तो हमें ये वाला पाथ लगा देंगे। तो ये हमारा बेस पाथ रहेगा। इसके आगे जो भी हम ये बैकड्रॉप पाथ लगा देंगे तो हमें वो बैकड्रॉप पाथ मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसे कॉपी करके एक बार आपको ब्राउजर में ही दिखा देता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया, फिर मैंने यहाँ पे आकर के ये पाथ यहाँ पे रख दिया। और ये जो पाथ हमें डेवलप नेटवर्क टैब से मिला, इसे मैं कॉपी किया और वापस से यहाँ पे आकर के इसे पेस्ट कर दिया। अब मैं इंटर हिट करूंगा तो अभी आप देखिएगा कि हमारा ये जो भी बैकड्रॉप का पाथ था वो पाथ हमें यहाँ पे ओपन, वो इमेज हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। तो इमेज ओपन करने के लिए फुल पाथ हमारा ये वाला है। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये वाला लिंक आप यहाँ से जा करके लेके यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वो मैंने यहाँ पे बैकड्रॉप का पाथ लगा दिया, तो इससे हमारे जो भी बैकड्रॉप का पाथ है वो पाथ हमारे दिख जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिव लिया, उस डिव के अंदर मैंने मूवी का ओरिजिनल टाइटल यहाँ पे दिखा दिया, फिर उसका रिलीज डेट दिखा दिया, फिर वोट एवरेज दिखा दिया। और यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट ऑसम से मैंने यहाँ पे एक स्टार दिखाई है। स्टार मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि उतना रेटिंग या उतना स्टार दिखाने के लिए। तो चलिए मैं ये जो फॉन्ट ऑसम का मैंने यहाँ पे क्लास यूज किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉन्ट ऑसम में जाकर के। तो फॉन्ट ऑसम आइकन स्टार मैंने किया, तो स्टार आइकन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ये आइकन यहाँ पे क्लास मिल रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये कॉपी हो चुका है। तो अभी ये स्टार क्लास अब आप जा करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ से क्लिक करके कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहाँ पे ला करके रख दिया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन ये फॉन्ट ऑसम तभी काम करेगा जब हम फॉन्ट ऑसम का सीडीएन अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाएंगे। तो चलिए फॉन्ट ऑसम का सीडीएन लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम सीडीएन। तो यहाँ पे जो हमें पहला लिंक मिलेगा उसे आप ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे ये जो लिंक यहाँ पे दिख रहा है ये ओपन करना है, ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो कि आप ये जो लिंक यहाँ पे दिख रहा है इसे आप सीधे डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए। तो मैं ये लिंक को राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और फिर अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मतलब इंडेक्स में आकर के पब्लिक फोल्डर के अंदर HTML के अंदर मैं इसे यहाँ पे ला करके रख दूंगा। तो हेड टैग के अंदर मुझे रखना है इसे। तो वापस से मैं हेड टैग के अंदर आ जाता हूँ। हेड टैग के अंदर आने के बाद मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा फॉन्ट ऑसम का CSS यहाँ पे हमारा आकर के लग चुका है। तो अभी इसे सेव करते हैं। तो ये हमारा लगभग होम कंपोनेंट ऑलमोस्ट लगभग रेडी हो चुका है। तो ये लिंक जो फॉन्ट ऑसम का CDN का जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप लोग डायरेक्ट वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा होम पेज अब कैसा दिख रहा है। तो हम अब वापस अपने UI में आ जाते हैं, इसे नॉर्मल साइज का करते हैं। इसे मैं अभी कट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा हमें इस तरह से कुछ दिख रहा है। जहाँ पे हमारा पोस्टर का इमेज आ गया, यहाँ पे नेम आ गया,
पोस्टर का इमेज आ गया, यहाँ पे नेम आ गया, फिर नेम के बाद इसका रिलीज डेट है, ये रेटिंग, और ये जो स्टार मैंने फॉन्ट ऑसम से लगाया था, आप ये स्टार देख सकते हैं, ये मैंने फॉन्ट ऑसम से लगाया था, और ये कैरोसल है जो कि अभी आप देख सकते हैं, जब जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगा ये वैसे वैसे ये यहाँ पे चेंज करते जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैरोसल और ये सारा डिटेल काम कर रहा है, लेकिन अभी मैंने CSS अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो चलिए मैं CSS को यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ, और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा माउस यहीं पे है और ये ऑटोमेटिक अपने आप ये स्विच होते जा रहा है। तो ये हर 3 सेकंड पे जैसा कि हमने लगाया है ये 3 सेकंड पे चेंज होते जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपना CSS लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हमारे UI कैसा दिख रहा है। वापस से मैं इसे 100% पे कर देता हूँ। तो इसका CSS मैंने home.js का CSS भी मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, मैं उसे डायरेक्ट यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दूंगा। वापस से हम आ जाते हैं अपने home.css में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे home.css को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये इंपोर्ट इसलिए किया था कि ताकि जो भी home.css पे मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये मैंने यहाँ पे जो भी क्लासेस थे वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इसे मैं सेव करूंगा। अब चूंकि यहाँ पे हमारे home.js में यहाँ इंपोर्टेड है तो ये क्लास हमारे होम कंपोनेंट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली हमारा सारा सब कुछ कैरोसल के ऊपर हमारा CSS लग चुका, कितना बेहतरीन हमारे ये चीज़ दिख रहा है। तो अब एक चीज़ आप देखिए कि जब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इस मूवी का ID के साथ 624860 इस पे ये पेज पे ऑटोमेटिक अभी ओपन हो जा रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका ID 585245 पे आ गया। अगर मैं किसी दूसरे मूवी के ID पे जब मैं क्लिक करूंगा, जैसे सपोज होटल ट्रांसिल्वेनिया पे मैंने क्लिक किया, तो ये उसका ID यहाँ पे आ जाएगा, जो कि बाद में जब हम मूवी डिटेल पेज बनाएंगे तो वो पेज यहाँ पे ये रेंडर करा देगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना यहाँ से एक ये चीज़ बना लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये चीज़ तो हमारा टॉप का बन गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो पॉपुलर में हमारा जो भी मूवीज रेंडर हो रहे हैं ये इस तरह से मूवीज रेंडर हो के आए। तो ये रेंडर करने से पहले मैं हमें ये वाला सेक्शन अब पे इस पे काम करना पड़ेगा, इन सेक्शन पे। तो लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड हमारा मूवी का बन के आ रहा है, कि ये जो कार्ड है हमारा जिसके ऊपर होवर करने पे ऐसे दिख रहा है, सबसे पहले मैं ये कंपोनेंट बनाऊंगा। और इसके अंदर आप ध्यान दीजिएगा कि स्केलेटन ये एक ही कंपोनेंट है जो कि सब सारे प्रोजेक्ट में एक जगह हर जगह यूज हो रहा है। यहाँ पे भी ये वही एक कंपोनेंट यूज हो रहा है। मतलब रिएक्ट का फायदा हमें यही होता है कि हम एक कंपोनेंट बनाएंगे एक जगह, उसको सब जगह यूज कर लेंगे। तो ये जो कार्ड हमारा यहाँ पे बना हुआ है, तो हम यही कार्ड कार्ड को अब बनाने वाले कि कार्ड हम एक जगह बनाए और उसे हम फिर सब जगह यूज करने लगेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ये वाला कार्ड को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि अभी हम अपना ये एक कार्ड जो हम बनाने वाले वो हमारा एक कंपोनेंट है, तो हम वापस से SRC में आएंगे। SRC में आने के बाद कंपोनेंट्स के अंदर हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, क्योंकि हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक न्यू फोल्डर बना लेंगे जो कि होगा हमारा कार्ड, और इस कार्ड के अंदर हम दो फाइल बनाएंगे सेम उसी तरह से, card.js और card.css, जैसा कि हम अभी तक शुरू से करते आ रहे हैं। इसमें भी card.css लगा देंगे। ये हमारा card.js है, card.css दोनों बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कार्ड का कोडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने स्केलेटन लोडिंग के लिए यहाँ पे यूज किया था वो रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन लिया था। वो स्केलेटन लोडिंग क्या है, जैसे आप इस पेज को रिफ्रेश करते हो तो अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लोड ले रहा है। जब तक API कॉल होती है तब तक के लिए ये चीज़ लोड लेता है, उसके बाद हमारा इमेज आ जाता है। तो ये इफेक्ट जो लोडिंग यहाँ पे लग रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा पैकेज का यूज किया है जो कि है रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन। तो ये रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन की मदद से मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दूं कि यहाँ पे जो लोडिंग का इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, सेम इसी तरह से आप कुछ भी लोडिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर भी कुछ कुछ प्रॉप्स वगैरह जाते हैं, जो कि यहाँ पे प्रॉप्स है कि कंटेनर नेम हो गया, स्टाइल हो गया। ये जो प्रॉप्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो बेस कलर क्या होगा, हाईलाइटेड कलर क्या होगा, विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा, बॉर्डर रेडियस इनलाइन है कि नहीं, ड्यूरेशन कितनी देर का ये लोडिंग लेगा, ये सब आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। तो मैं ये पैकेज का यूज करने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, कार्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसे जा करके अपने टर्मिनल को वापस से ओपन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दूंगा, यहाँ नहीं मैं टर्मिनल में पेस्ट करूंगा और फिर यहाँ पे एंटर दाब दूंगा, जिससे कि ये
हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल जब हमारा हो जाएगा तो ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन अपडेट हो जाएगा और ऑटोमेटिक, और फिर यहाँ पे हमारा पैकेज डॉट जेसन के अंदर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारा रिएक्ट लोडिंग स्केलेटन यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए अब हम इसके अंदर अपना कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये टर्मिनल को अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। फिर हम अपना कार डॉट जेएस के अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार मैं सारा कोड इसका पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको भी समझने में ईजी पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैंने जो भी लिखना था कोडिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चलिए मैं लाइन बाय लाइन से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्केलेटन लोडिंग को इंपोर्ट कर लिया जो मैंने इंस्टॉल किया था। उसके बाद कार डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कर लिया। फिर रिएक्ट डॉट डॉम से लिंक को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे एक लोडिंग का स्टेट ले लिया कि शुरू में क्या करेगा, ये लोडिंग स्टेट ट्रू रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होगा ठीक यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर मैंने टाइम आउट लगा दिया, सेट टाइम आउट, यानी 1.5 सेकंड के अंदर 1500 टाइम दे दिया, यानी 1.5 सेकंड्स के अंदर ये लोडिंग हमारा फॉल्स हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारा ये लोडिंग तब तक हमें दिखते रहेगा। बाय डिफॉल्ट जैसे अभी हमारा जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये 1.5 सेकंड तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसे यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये 1.5 सेकंड के लिए हमें स्केलेटन लोडिंग दिखता है। फिर उसके बाद ये ऑफ हो जाता है। ऑफ होने के बाद हमारा मूवी के पिक्चर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे वो मैंने सेटिंग कर दी कि शुरू में ये लोडिंग हमारा ट्रू रहेगा। जब लोडिंग ट्रू रहेगा, यानी जब हमारा इज लोडिंग जो वेरिएबल हमारा जब तक ट्रू रहेगा तब तक क्या होगा, हमारा स्केलेटन लोडिंग दिखेगा। और ये भी जो स्केलेटन थीम यहाँ पे मैंने लगाया और स्केलेटन लगाया है, इसका स्केलेटन रिएक्ट स्केलेटन लोडिंग का या लोडिंग स्केलेटन का मैंने एक वीडियो पहले से बना चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको जिसका डिटेल आपको आई बटन पे क्लिक करके आप वो भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसमें मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे यहाँ पे हम थीम यूज करते हैं, उसका कलर हाईलाइटेड हाईलाइट कलर कौन सा यूज करेंगे, उसके अंदर स्केलेटन का हाइट और ड्यूरेशन वगैरह जो भी दिया मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। उसके लिए मैंने एक नया यूनिक वीडियो बना दिया था। अगर आप देखना चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जब तक कि हमारा लोडिंग चलेगा तब तक तो हमारी ये लोडिंग दिखेगा। और जैसे ही हमारा लोडिंग बंद होगा उसके बाद मैंने क्या हुआ, हमारा ये कार्ड यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। तो कार्ड में मैंने क्या किया, एक लिंक लगा दिया कि जैसे उस कार्ड पे हम क्लिक करेंगे उस मूवी के आईडी पे हम पहुंच जाएंगे, मतलब उस मूवी के डिटेल पेज पे हम पहुंच जाएंगे। जिसमें मैंने यहाँ पे स्टाइल डेकोरेशन नन कर दिया क्योंकि वो ब्लू कलर में दिखने लगता है अगर कोई भी लिंक लगा हुआ हो, और कलर मैंने इसका व्हाइट कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने कार्ड लिया। सबसे पहले कार्ड का मैंने जो इमेज था, तो इमेज दिखाने के लिए मैंने क्या बताया था कि ये जो हमें पोस्टर का पाथ मिलता है, जो भी डिटेल हमें मूवी में से मिलता है, तो उसके आगे हमें ये पाथ को लगाना पड़ता है। ये TMDB का API डॉक्स में दिया हुआ है, तो ये हमें लगाना पड़ता है। तो ये लगा देंगे तो हमें इमेज दिख जाएगा जैसा कि हमने पहले भी यहाँ पे दिखाया था। तो ये पाथ मैंने सेम यहाँ पे मूवी के पोस्टर पाथ पे के आगे लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि कार्ड का टाइटल दिखा दिया, कार्ड का रन टाइम दिखा दिया, कार्ड का रेटिंग दिखा दिया, कार्ड का डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें उसके बाद मैंने यहाँ पे लास्ट में इसको एक्सपोर्ट कर दिया है, यहाँ पे कार्ड को एक्सपोर्ट कर दिया डिफॉल्ट। तो अब यहाँ पे जो भी मैंने क्लासेस लगाए हैं उसका CSS मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे ला करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो भी मैंने कार्ड का CSS पहले से रेडी रखा हुआ था उसे मैंने कॉपी कर लिया, वापस से मैं यहाँ पे ला करके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हमारा कार्ड कंपोनेंट लगभग रेडी हो चुका है। तो अब हम जैसे ही इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने दूसरे कंपोनेंट में तो हमें ये कार्ड कंपोनेंट दिख जाएगा। तो ये मैंने अपना कार्ड कंपोनेंट बना लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा होम पेज है, तो होम पेज जैसा कि आप ये देख सकते हैं हमारा ये जो पॉपुलर पेज हमारे यहाँ पे दिख रहा है, पॉपुलर पेज के अंदर यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स दिख रही है, अलग अलग कार्ड्स दिख रहे हैं। तो हम एक ऐसा कंपोनेंट बना लेंगे जो कि पॉपुलर है। अगर पॉपुलर के लिए रहेगा तो पॉपुलर में ये रेंडर करेगा, अगर टॉप रेटेड रहेगा तो टॉप रेटेड में ये सारे टॉप रेटेड दिखाएंगे, और अगर अपकमिंग है तो अपकमिंग वाले सारे मूवीज हमें यहाँ पे आकर के दिखने लगेंगे। तो एक चीज देखिए कि ये तीनों कंपोनेंट एक ही कंपोनेंट को मैंने इन तीनों जगह पे यूज किया, बस डेटा डिफरेंट हो गए। पॉपुलर के लिए पॉपुलर के डेटा, अपकमिंग के लिए अपकमिंग वाले डेटा, और टॉप रेटेड के लिए टॉप रेटेड वाले डेटा। और होम पेज पे भी मैंने यही यूज किया, ये जो पॉपुलर वाले में आ रहे थे सेम वही कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे यूज करके दिखा दिया है, यानी ये नीचे मैंने दिखा दिया। यानी ये जो पॉपुलर पेज में हमें दिखते थे यहाँ पे सेम यही सारे कंपोनेंट को मैंने उठा करके यहाँ पे भी रख दिया है होम पेज के अंदर भी। तो चलिए अब हम ये जो मूवी का लिस्ट वाला जो हमारा कंपोनेंट है अब हम उससे बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए वापस से हम अपने फ्रंट एंड कोड के अंदर आ जाते हैं। फ्रंट एंड कोड में आने के बाद यहाँ पे अब हम ये पेज बना रहे हैं, तो वापस से अब हम ये कंपोनेंट बना रहे हैं। तो हम अपने फ्रंट एंड कोड में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर हमारा कार्ड बन चुका है, हेडर बन चुका है, एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मूवी लिस्ट। तो इस मूवी लिस्ट के अंदर अब हम क्या करेंगे, दो फाइल बनाएंगे जिस वैसे ही जैसे हमें अभी अभी तक बनाते आए हैं, मूवी लिस्ट .js और मूवी लिस्ट .css। तो ये दो फाइल हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे कि मूवी लिस्ट .js में अब हम अपना कोडिंग करने जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे
पैरम से चेक करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे जो हमें यहाँ पे 5 में से मूवीज और पॉपुलर मूवीज मिलते हैं, तो ये अब हम चेक कराएंगे। हमारा कंपोनेंट एक ही रहेगा ये वाला। अब वो चेक करेगा कि यहाँ पे जो मूवी स्लैश पॉपुलर आ रहे हैं तो वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे टॉप रेटेड हो गए, फिर यहाँ पे अपकमिंग हो गए, तो अब हम इसके अकॉर्डिंग ये चीज रेंडर कराएंगे कि अगर वो पॉपुलर पे क्लिक करेगा तो पॉपुलर वाले पॉपुलर के साथ वो सारी चीजें दिखेंगी। टॉप रेटेड पे क्लिक करेगा तो टॉप रेटेड, अगर अपकमिंग पे क्लिक करेगा तो अपकमिंग पे क्लिक करा देंगे हम लोग। तो अब हमको सबसे पहले इस कंपोनेंट के अंदर ये गेट करना पड़ेगा कि ये कौन सा पेज को देखना चाहता है। जो भी पेज ये देखेगा उसके अकॉर्डिंग ये एपीआई कॉल कराएगा, वो हमें सारा डिटेल ला करके दे देगा। तो चलिए अब हम इसका मूवी लिस्ट का कोडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं इसे वैसे ही फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे हमें ये डायनेमिक लिंक जो यहाँ पे मिलता है, जो कि हमने ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे सेव किया था। मैं आपको ऐप डॉट जेएस दिखाता हूँ। फिर हमारा ऐप डॉट जेएस, इसके अंदर मूवी के अंदर मूवीज के अंदर ये जो टाइप हमें मिलता है यहाँ पे, ये हमारा डायनेमिकली क्रिएट हो रहा है। जिस भी टाइप पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमें यहाँ पे मिलता है। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी वैसा ही है, जैसे जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ये डायनेमिक लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको गेट कर रहे हैं, इसको पैरम्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कोड के अंदर तो यहाँ पे यूज पैरम्स का यूज करेंगे, जो कि हमें रिएक्ट ऑटो डम्प प्रोवाइड करता है। ये हमें क्या करेगा, जो भी पैरम्स डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं वो पैरम्स का वैल्यू ला करके हमें ये दे देता है। तो इससे क्या होगा कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे का कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं अपना यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ कि जैसे हमारा पैरम्स के अंदर से हमें टाइप्स मिलता है। तो टाइप्स मिलने पे क्या होगा कि अगर टाइप्स में कोई भी चेंजेस आए, जैसे अगर पॉपुलर पे क्लिक किया तो पॉपुलर हो गया, टॉप रेट अपकमिंग पे अपकमिंग, तो कोई भी चेंजेस आएगा तो वो गेट डेटा को कॉल करा देगा। तो गेट डेटा क्या है हमारा, जो हमने एपीआई बनाया था होम पेज डॉट जेएस के लिए, तो सेम हमारा लगभग वही एपीआई है। बस जो भी यहाँ पे हमें टाइप में मिलेगा वैल्यू, जैसे अगर यहाँ पे हमें अगर टाइप हमारे यहाँ पे पॉपुलर रहेगा तो ये पॉपुलर जो है, ये पॉपुलर, तो ये पॉपुलर हमारा पॉपुलर आ जाएगा। तो टाइप हमारा क्या है कि अगर टाइप में हमने पॉपुलर चुना तो यहाँ पे पॉपुलर आ जाएगा, तो पॉपुलर वाले सारे डेटा यहाँ पे रेंडर होने लगेंगे। अगर यहाँ पे मैंने टॉप रेटेड चुना तो यहाँ पे एपीआई में टॉप रेटेड आ जाएगा, फिर टॉप रेटेड के डेटा आ जाएगा। अगर मैं अपकमिंग चुनता हूँ तो यहाँ पे अपकमिंग आ जाएगा और उसके सारे डेटा रेंडर होने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर वापस से अपने मूवी लिस्ट में जा करके गेट डेटा के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि ये हमारा अभी जो ये लिंक स्ट्रिंग में बना हुआ था, इसे मैं डायनेमिक लिंक बना देता हूँ। और ये जो हमारे यहाँ पे पॉपुलर आ रहा था पहले, इसे मैं भी डायनेमिक कर देता हूँ। फिर अब मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि अगर उसको टाइप्स में से कोई वैल्यू मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि टाइप में से अगर टाइप इसको मिल रहा है तो यहाँ पे ये टाइप वैल्यू यहाँ पे टाइप का वैल्यू रख देगा। अगर नहीं मिल रहा तो ये बाय डिफॉल्ट ये पॉपुलर का वैल्यू शो कर देगा।
तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ सेट कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर जो भी टाइप वो चुनेगा तो वो टाइप वहाँ पे टाइप आ जाएगा, वो उस टाइप के अकॉर्डिंग वो एपीआई कॉल हो जाएंगे। मैं बता दूं कि तीनों जो एपीआई है तीनों लगभग सेम है, बस यहाँ पे पॉपुलर, टॉप रेटेड या अपकमिंग की वैल्यू चेंज यहाँ पे होती है, बाकी आगे पीछे का जो भी ये है ये सब कुछ सेम ही रहेगा। तो ये हमारे यहाँ पे एपीआई बन के डेटा हमारे यहाँ पे स्टोर करा ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो सेट मूवी लिस्ट किया है तो ये कॉपी कर लूंगा, जैसे हमारा मुझे डेटा मिलेगा इसे मैं मूवी लिस्ट के अंदर, मूवी लिस्ट के अंदर मैं ये सारे डेटा को रख दूंगा। तो हमारा मूवी लिस्ट के अंदर ये सारे डेटा आ जाएंगे मूवी लिस्ट यूज स्टेट के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसका अब JSX लिख के यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी JSX लिखना था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मूवी लिस्ट। मैंने एक डिव ले लिया, मेन कंटेनर डिव रहेगा, उसके अंदर क्या है S2 आएगा। तो S2 के अंदर क्या है कि अगर उसको टाइप मिलेगा यहाँ पे तो वो टाइप दिखा देगा, अगर उसको टाइप नहीं मिलता है तो वो पॉपुलर दिखा देगा और उसको अपर केस कर देगा, सारे कैपिटलाइज। अगर अपकमिंग वगैरह भी मिलेगा तो सबको कैपिटलाइज कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर टॉप रेटेड है चाहे अपकमिंग है तो सबको कैपिटलाइज कर देगा। तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लुक आ रहा है, तो वो कैपिटलाइज कर देगा। उसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट कार्ड नाम का एक कंटेनर ले लिया दूसरा, जिसके अंदर क्या किया, जो भी मूवी लिस्ट, यहाँ पे स्मॉल ए रहेगा, ये बात का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या किया मैंने, जो भी मूवी लिस्ट रहेंगे उनको मैप कर दिया। तो मैप करने पे मुझे मूवी मिला, मूवी को मैंने कार्ड्स के अंदर बारी बारी से रेंडर कर दिया। तो जितने भी मूवीज मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, बारी बारी से कार्ड्स कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो जाएंगे। तो इसका मैंने भी मूवी लिस्ट का CSS मैंने पहले से बना रखा है। तो चलिए अब मूवी लिस्ट के CSS को मैं यहाँ पे मूवी लिस्ट डॉट CSS के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने मूवी लिस्ट का CSS को यहाँ पे पहले से इंपोर्ट कर लिया है, ताकि जब जैसे ही मैं CSS के अंदर कोई भी वैल्यू रख दूँ तो ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होकर इस कंपोनेंट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो मूवी लिस्ट मैंने ये बनाया है, तो चलिए इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। मूवी लिस्ट को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं इसका मूवी लिस्ट का जो भी CSS है वो मैं यहाँ पे लाके रख देता हूँ। तो मूवी लिस्ट का CSS मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मूवी लिस्ट हमने क्रिएट किया है, तो उस मूवी लिस्ट को हम जाते हैं होम पेज में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे हमें टाइप्स है यहाँ पे, इसके जगह पे जो हमने H1 लगाया था मूवी लिस्ट पेज, ये हटा के अब मैं यहाँ पे मूवी लिस्ट लगा दूंगा। मूवी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब हम चलते हैं कि अपने तो अब हम चलते हैं अपने वापस से UI पे। तो अब हम UI पे आके अब हम देखते हैं कि ये हमारा हम्म, अब आप देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सही काम कर रही है। हमने जो कार्ड बनाया था, कार्ड हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये कार्ड है जिसके ऊपर होवर करते ही ये मैंने CSS लगाया है। चलिए मैं इस कार्ड का CSS भी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या किया था। तो ये जो कार्ड का CSS है, तो इसके ऊपर मैंने किया था कि जैसे मैं कार्ड के ऊपर होवर करूंगा तो क्या होगा कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1.2, यानी 120% या 1.2% ये जूम हो जाएगा और इसका जेड इंडेक्स 1000 हो जाएगा। मतलब जेड इंडेक्स मैंने 1000 कर दिया कि जो भी उसके ऊपर रहेंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। बॉक्स शैडो मैंने लगा दिया कार्ड के ऊपर, जब जैसे ही मैं होवर करूंगा तो ये बाकी सारे CSS है जो भी बेसिक है, ट्रांजिशन, मार्जिन, पैडिंग, कर्सर वगैरह है, ये सारे मैंने लगा दिए थे। जैसे कार्ड पे होवर करूंगा तो ये जूम हो जाएगा और जूम होने के बाद क्या होगा कि ये सारे डिटेल हमको जूम होके दिखने लगेंगे। और दूसरा मैंने एक लिया था या कार्ड में, ये मैंने कार्ड ओवरले लिया था। कार्ड ओवरले ये क्या है कि ये एक दूसरा डिव है जिसके अंदर सारे टाइटल, रन टाइम, रेटिंग, डिस्क्रिप्शन दिख रहे होंगे। तो ये जो कार्ड है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, लेकिन अभी इसका यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ये सारे जो भी चीजें यहाँ पे है वो यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी इनका क्या है बाय डिफॉल्ट वो
इसका यहाँ पे ओपेसिटी मैंने 0 कर रखा है। तो सारे डिटेल तो मौजूद है, लेकिन वो अभी हमें दिखेगा नहीं। जैसे मैं इसे होवर करता हूँ तो इसका ओपेसिटी यहाँ पे 1 हो जाता है। तो 1 होने के बाद क्या होगा कि हमारा वो चीज़ दिखने लगेगा कार्ड ओवरले पे। होवर जैसे ही हम इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये होवर किया, दिखने लगा, फिर हट गया, फिर हटाया, हट गया, दिखने लगा, हट गया, दिखने लगा। तो ये अभी ऐसा चल रहा है। तो ये हमारा बन गया। अगर हम टॉप रेटेड पे आते हैं तो अभी आप देखिए टॉप रेटेड पे मैंने क्लिक किया तो टॉप रेटेड यहाँ पे आ गया और सारे टॉप रेटेड वाले मूवीज यहाँ पे आ गए। DDLJ भी अभी भी टॉप रेटेड में आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब हम पॉपुलर्स में आते हैं तो ये पॉपुलर्स में आ गए हम। अब ये पॉपुलर मूवी के सारे यहाँ पे हमें दिखने लगे। तो ये तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। होम पेज में हमारा ये जो आ रहा था, नीचे हम चाहते हैं कि पॉपुलर्स का सेक्शन आ जाए। तो मैंने यहाँ पे अपने मूवीज लिस्ट के अंदर एक कंडीशन लगाया हुआ है, मूवी लिस्ट डॉट जीएस के अंदर। अगर उसको ये टाइप मिलेगा तो वो टाइप के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर टाइप नहीं मिलेगा तो वो पॉपुलर वाले सेक्शन को, वो पॉपुलर वाले को एपीआई कॉल करा के वो डेटा दिखा देगा। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा होम पेज है, होम पेज में कैरोजल के नीचे, ठीक नीचे यहाँ पे कैरोजल के, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे वो मूवी लिस्ट मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ। तो ये मूवी लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा के सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है कंपोनेंट में से। तब आप देखिए कि जब मैं वापस से होम पेज पे जाता हूँ और तो अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारा पॉपुलर वाला बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि यहाँ पे पाथ में हमारा टाइप नहीं है। तो टाइप नहीं है तो हमने कोड कैसा किया होता है कि अगर मूवी लिस्ट के अंदर कोई भी टाइप नहीं मिले तो वो पॉपुलर वाले दिख जाएगा। तो मैंने होम पेज में डायरेक्ट मूवी लिस्ट लगा दिया। तो जिससे क्या हो रहा है कि हमारा डायरेक्ट यहाँ पे पॉपुलर वाला ही ऑटोमेटिक यहाँ पे दिख गया हमें। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो अब हमारा देखिए कि फ्रंट एंड का होम पेज कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे पॉपुलर पे क्लिक करूंगा तो पॉपुलर आ जाएंगे। फिर टॉप रेटेड पे क्लिक करूंगा, टॉप रेटेड पे। पर अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सीएसएस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो कि कार्ड्स की सीएसएस सही से अप्लाई नहीं हुई, इसी वजह से हमें कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम इसे भी फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे सीएसएस देखने के बाद मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे कार्ड का टाइटल, रन टाइम और डिस्क्रिप्शन का मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया है। यहाँ पे कार्ड टाइटल, कार्ड रन टाइम और कार्ड डिस्क्रिप्शन है। तो ये स्पेलिंग का आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड टाइटल, क्योंकि यहाँ पे कार्ड टाइटल, कार्ड रन टाइम और कार्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कार्ड टाइटल, कार्ड रन टाइम और कार्ड डिस्क्रिप्शन हो गया। फिर यहाँ पे लिखने के बाद सेव कर दिए। सेव कर दिया, वापस हम यूआई पे जा करके हम चेक करते हैं कि हमारा कैसा दिख रहा है। ये हमारा स्केलेटन लोडिंग आया। उसके बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अब हमारा सक्सेसफुली कार्ड के ऊपर भी यहाँ पे सीएसएस क्लास लग चुका है। तो अब हमारा बस एक कंपोनेंट बाकी है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे मूवी का डिटेल पेज रहेगा वो पेज खुल जाना चाहिए। तो चलिए अब हम उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए कि जैसे आप किसी भी मूवीज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा पाथ कैसा बना, स्लैश मूवी स्लैश टॉप रेटेड, उसके आगे में स्लैश मूवी स्लैश इतना आ रहा है। तो हमें वो भी करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश छोड़ दिया है। तो स्लैश छोड़ दिया तो इस वजह से हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर मैं इसे स्लैश लगा के सेव कर दूँ, अब आप देखिएगा कि जैसे मैं वापस पेज पे जाता हूँ, अब इसके ऊपर होवर करके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखिएगा हमारा पाथ यहाँ पे सही बन रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ बाई चांस मिस्टेक हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप भी कोडिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा मूवी डिटेल पेज है, जो कि ये आईडी से हमें मूवी का डिटेल पेज ला करके देगा, अब हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसको बनाने के लिए अब हम वापस से अपने वीएस कोड में आ जाते हैं। वीएस कोड में आने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि मूवी का डिटेल पेज बना रहे हैं। तो हम कंपोनेंट में नहीं, अब हम पेज में आ जाते हैं। पेज में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मूवी डिटेल। और सेम उसी तरह जैसे हम अभी तक करते आए हैं कि मूवी डिटेल के अंदर अब हम क्या करेंगे, मूवी डॉट जीएस नाम से एक फाइल बना लेते हैं और साथ ही साथ मूवी डॉट सीएसएस नाम से उसका सीएसएस बना लेते हैं। तो यहाँ पे जीएस और सीएसएस मैंने दोनों बना लिया। तो अब मैं क्या करूँगा कि मूवी डॉट जीएस के अंदर मैं यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ।
यहाँ पे वापस से मैं यूज पैरेंट्स का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया था आप लोगों कि जब app.js के अंदर जो भी मूवी का डिटेल हमारा पेज खुलता है तो वहाँ पे मूवी स्लैश उसका आईडी आता है। तो यूज पैरेंट्स का यूज मैं फिर से यूज कर रहा हूँ ये आईडी निकालने के लिए। वापस से मूवीज पे आ जाते हैं, फिर मैं इस यूज पैरेंट का यूज करके यहाँ पे आईडी निकालूंगा। वापस से मैंने यहाँ पे यूज पैरेंट का यूज करते हुए यहाँ पे मैंने आईडी निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उसी तरह यूज इफेक्ट यहाँ पे लगाऊंगा। और ये जो गेट डेटा मैंने बनाया था ये बाकी एपीआई कॉल कराने के लिए, सेम उसी तरह मैं इसमें भी वैसे ही एपीआई कॉल कराऊंगा, लेकिन बस अंतर ये होगा कि वो मूवी का जो पूरा लिस्ट पाने के लिए हमने एपीआई कॉल कराते थे, अब ये लिंक दूसरा रहेगा, ये मूवी का डिटेल पाने के लिए कॉल कराएंगे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम आईडी पास करेंगे उस एपीआई में, अब वो एपीआई क्या करेगा, हमें उस मूवी का डिटेल ला करके देगा। तो चलिए, जैसा कि हमने यहाँ पे गेट डेटा का फंक्शन बनाया था, सेम उसी तरह से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। वापस से मूवी में आके सेम गेट डेटा का लगभग हमारा यहाँ पे सेम ही रहेगा। बस यहाँ पे हमारा एपीआई चेंज हो, द मूवी डीवी डॉट ओ आर जी स्लैश थ्री स्लैश मूवी स्लैश, यहाँ पे डायरेक्ट वो आईडी आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये आईडी आ जाएगा। तो जो भी आईडी रहेगा उस आईडी के अकॉर्डिंग हमारा मूवी का डिटेल उठ करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। फिर ये बाकी का जो भी यहाँ पे है वो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो चलिए, अब हम ये क्या करेंगे, जो सेट मूवी लिस्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे, सेट मूवी करेंगे। तो कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा डेटा आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने console डॉट लॉग लगा दिया, जो भी डेटा का जो भी डेटा हमारा यहाँ पे आएगा, और ये रिजल्ट्स में यहाँ से हटा देता हूँ। अब जो भी डेटा मेरे रिस्पॉन्स में आएगा वो कंसोल होके दिख जाएगा। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ, वापस से अपने फ्रंट एंड पे जाते हैं। फ्रंट एंड पे जाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने पॉपुलर मूवीज को यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस से यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। फिर जैसे मैं किसी भी मूवी पे क्लिक करूंगा तो उसका डिटेल्स यहाँ पे लॉग हो जाना चाहिए। सपोज मैंने स्पाइडरमैन की मूवी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नेटवर्क टैग में एपीआई कॉल, अभी एपीआई कॉल हमारी नहीं हुई है नेटवर्क टैग में, क्योंकि हमने अभी मूवी को वहाँ पे app.js में लगाया ही नहीं है। तो चलिए, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये हमें रिटर्न करेगा। मूवी डिटेल पेज रिटर्न करेगा। फिलहाल के लिए मैंने बस यही लिख दिया है, फिर बाकी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मूवी को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। चलिए अब इसे सेव करते हैं। अब वापस से app.js में आने के बाद ये जो मूवी का आईडी यहाँ पे h1 जो रेंडर हो रहा था, अब ये h1 हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मूवी का वो कंपोनेंट यूज करेंगे। तो स्लैश मूवी कंपोनेंट को हम यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दिए। ये आप देख सकते हैं VS कोड से यहाँ पे मैंने ऑटो इंपोर्ट कर लिया। अब इसे सेव करते हैं। तो चलिए, अब ये वापस यहाँ पे आता है। अब जैसे आप देखें कि मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे एपीआई मेरा ऑटोमेटिक कॉल हो गया। तो चलिए वापस जाते हैं अपने पॉपुलर के पेज पे। पॉपुलर पेज पे वापस जाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से कंसोल को क्लियर करते हैं। तो अब आप देखिएगा कि जैसे मैं स्पाइडरमैन मूवी पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये एपीआई कॉल फिर मूवी डिटेल पे यहाँ पे लिख के आ गया। तो ये एपीआई का डिटेल में आप देख सकते हैं कि जो भी डिटेल हमको यहाँ पे मिल रहा है वो स्पाइडरमैन की मूवी के मिल रहा है। तो अगर मैं वापस जाऊँ, वापस जाने के बाद जैसे इटर्नल्स पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये दूसरी एपीआई कॉल हुई यहाँ पे पॉपुलर वाली। दूसरी एपीआई ये वाली कॉल हुई मेरी, जिसके अंदर मुझे इटर्नल्स के मार्वल का डिटेल, फिर ओरिजिनल टाइटल इटर्नल का डिटेल मिल गया। तो ये सारे डिटेल अब मैं मूवी पे क्लिक करूंगा तो मूवी डिटेल सारे मेरे पास आ जा रही हैं। तो जिसे मैं अब यहाँ पे कंसोल अब नहीं कराऊंगा, अब मैं इसे कट कर दे रहा हूँ। मैं उसे मूवी डिटेल के अंदर यहाँ पे सेव कर लूंगा। तो वापस से हम जाते हैं मूवी डॉट जेएस में, और ये जो मैंने यहाँ पे सेट मूवी का यहाँ पे फंक्शन बनाया यूज स्टेट से, जो कि करेंट मूवी डिटेल के अंदर मेरे सारे वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा देगा। तो अब ये मूवी के अंदर मेरा डेटा सेव हो जाएगा।
तो अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से इसका जो भी JSX मुझे रेंडर करना है, बस वो डेटा को लेकर के CSS लगा के मुझे इसमें रेंडर करके शो कर देना है। तो जो मैंने यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रखा हुआ है, जैसे इसका जो भी CSS है वो बस बेसिक जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो HTML और CSS का स्टाइलिंग वगैरह होता है, बस मैंने यहाँ पे वही किया है और उसका मैंने यहाँ पे CSS लगा दिया, HTML क्रिएट किया और CSS लगा दिया। तो यहाँ पे भी मैं वही करने जा रहा हूँ कि यहाँ पे जो H1 मैंने लगाया है, तो इसका जो भी JSX और HTML, सिंपल भाषा में कहें तो HTML या रिएक्ट के भाषा में तो JSX जो भी मैंने यहाँ पे बनाए वो मैं डायरेक्ट ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसका जो भी CSS का क्लास लगाए वो भी मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये जो डेटा हमने अभी नेटवर्क टैब में देखा था, क्योंकि वही बस हमें रेंडर कराना है यहाँ पे। तो चलिए मैं वो वापस से यहाँ पे ला के पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो चलिए वो मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मैंने JSX लिखा था वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो ये जो इतना दूर मैंने मूवी इंट्रो का नाम का डिव बनाया है, वो क्या करता है, ये जो पीछे में बड़ा सा पोस्टर आपको दिख रहा है मूवी का, जो बड़ा सा लैंडस्केप में दिख रहा है, ये वाला ये पोस्टर का काम करता है। वो ये पोस्टर के लिए है। तो उसके अंदर आके मूवी डिटेल नाम का एक मैंने बनाया, जो कि मूवी डिटेल, जो कि एक मूवी डिटेल का ये बना दिया पोस्टर मैंने, जो ये कंटेनर रहेगा उसके अंदर ये मैंने ये जो डिव है, ये डिव क्या करेगी, इसका जो कवर फोटो है, ये कवर फोटो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। उसके बाद मूवी डिटेल राइट, मतलब ये जो राइट साइड में ये जो भी दिख रहा है, ये अब कंटेंट को यहाँ पे मैंने बारी बारी से नेम, टैगलाइन, रेटिंग, फिर वोट काउंट, रन टाइम, रिलीज डेट, जेनर को ये बारी बारी से मैंने यहाँ पे क्लासेस लगा करके मैंने यहाँ पे दिखा दी है। कि वही नेम, ओवरव्यू, फिर रेटिंग्स हो गया, कितने वोट मिले, रन टाइम क्या है, रिलीज डेट क्या है, जेनर जो भी है वो भी यहाँ पे मैप हो गए। यहाँ पे 3 3 जेनर आए थे तो जेनर को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। जैसे ये जो जेनर्स मिले थे तो उनको मैंने मैप करके स्पैन में दिखा दिया। तो वो तीनों, अगर जैसे इस मूवी के जेनर 3 3 आ रहे हैं तो उनको मैंने मैप किया, तो यहाँ पे हॉरर, मिस्ट्री, थ्रिलर 3 3 जेनर यहाँ पे आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैंने साइनॉप्सिस टेक्स्ट जो भी था वो साइनॉप्सिस मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद है हमारा यूजफुल लिंक। तो यूजफुल लिंक जो मूवी यूजफुल लिंक हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। जो भी यूजफुल लिंक है उसके अंदर चेक कर रहा है कि अगर दो यहाँ पे मिल रहे हैं, एक तो हमें होम पेज मिल रहे हैं, दूसरा IMDb का लिंक मिल रहा है। तो अगर IMDb का लिंक मिल रहा है तो IMDb का लिंक हमने ऐसे यहाँ पे लगा दिया, और अगर होम पेज हमें मिल रहा है तो होम पेज हमने डायरेक्ट इसे ऐसे लगा दिया है। तो यहाँ पे हमारे यूजफुल लिंक के अंदर ये होम पेज वाला मिल रहा है और ये IMDb मिल रहा है। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पे रेंडर कर दिया। तो जैसे स्क्रीम मूवी का होम पेज पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हमारा स्क्रीम मूवी ओपन हो जाएगा। चाहे IMDb पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में हमारा IMDb ओपन हो जाएगा। तो ये सारा कोड आपको हमारे गिटहब के डिपॉजिटरी, जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें से आप ले सकते हैं। तो वहाँ से आपको ये सारा कोड और CSS क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहाँ से। तो ये अब आया हमारा प्रोडक्शन कंपनी। तो प्रोडक्शन कंपनी मैंने यहाँ पे लिया, और प्रोडक्शन कंपनी में भी अलग अलग हमें मिल रहे थे। जैसे ये रेडियो साइलेंस, इसमें 3 मिले, तो वो तीनों को भी मैंने यहाँ पे बारी बारी से मैप कर दिया है कि अगर हमें प्रोडक्शन कंपनी मिल रहे हैं तो उनको मैप कर दो और वो बारी बारी से यहाँ पे दिखा दो। तो यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया। तो ये रहा हमारा मूवी का डिटेल पेज यहाँ पे बन चुका है। तो इसे मैंने अभी सेव किया, लेकिन अभी मैंने CSS नहीं लगाया। तो अगर मैंने इसे सेव कर दूँ, सेव करने के बाद जब यहाँ पे अब देखिएगा कि ये बहुत ही अटपटा सा यहाँ पे अभी आपको दिखेगा सब कुछ, क्योंकि कोई भी CSS नहीं लगा और सारा डिटेल ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि अभी CSS मैंने नहीं लगाया। तो चलिए अब मैं चलते हैं इसका CSS को पेस्ट कर देता हूँ। इसका CSS मैंने पहले से रेडी किया हुआ है movie.css के लिए, और उसको यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब चलते हैं movie.css में, और इसका CSS मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो CSS मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो भी CSS मैंने बनाए थे। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने फिर फ्रंट एंड में, फिर देखते हैं कि हमारा अब CSS कैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 व्यू वाइट पे हमारा CSS अब सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो जो भी हमारे यहाँ पे ये पोस्टर आ गया, पीछे बैनर आ गया, फिर यहाँ पे मूवी का कवर फोटो आ गया, फिर डिटेल्स वगैरह सारे आने लगे यहाँ पे। तो अब चलते हैं अब दूसरे मूवी को देखते हैं। अगर सपोज मैंने स्पाइडरमैन की मूवीज को ओपन किया तो उसका पोस्टर यहाँ पे आ रहा है, फिर उसका यहाँ पे नेम आ गया, फिर उसका डिटेल आ गया, साइनॉप्सिस, एक्शन, जेनर यहाँ पे मैप होके आ गया, फिर होम पेज आ गया, फिर प्रोडक्शन कंपनी आ गया। मतलब हमारा UI अब सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं लास्ट मैन डाउन का चेक करूँ तो उसका यहाँ पे बैनर आ गया, फिर पोस्टर आ गया, फिर जो भी डिटेल थे वो सक्सेसफुली यहाँ पे आके दिखने लगे हमें।
तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने टॉप में कैरोसेल लगाया था वो ऑटोमेटिक हर 3 सेकंड पे ये चेंज होते जा रहा है। अगर मैं मैनुअली भी करना चाहूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करके राइट और लेफ्ट साइड में हमें बटन मिला, उस पर क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर हमारे पॉपुलर मूवीज़ के कैटेगरीज आ रहे हैं। तो अगर मैं किसी मूवीज़ पे भी क्लिक करूँ तो उसका डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और वहाँ पे हमें डिटेल दिखने लगेगा। अगर मैं फिर हेडर में पॉपुलर में आता हूँ तो हमें पॉपुलर मूवीज़ की लिस्ट दिखेंगी। टॉप रेटेड में आता हूँ टॉप रेटेड में दिखेंगी। अपकमिंग में आता है तो अपकमिंग में हमें मूवीज़ के डिटेल दिखने लगेंगे। तो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट ये कंप्लीट हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट का लिंक जो भी आपको चाहिए वो सारे लिंक मैंने गिटहब के रिपोजिटरी में दे दिया है। तो वहाँ जाइए और इस प्रोजेक्ट को जो भी ज़रूरत हो, अगर आपको CSS देखना है, GSX देखना है, तो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा, पहले से बना हुआ है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहे ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।